हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो सिलेबस है उसको हम डिटेल्स में यहाँ बात करेंगे ताकि आगे की वीडियो में हमें पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारत इसको इसको मेजरली दो भागों में बांटते हैं। पहला दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक चलता है। इसमें 5 राजवंशों वंशों ने शासन किया है, जिसमें सबसे पहले गुलाम है। गुलाम वंश शासन करता है 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा है खिलजी वंश, जिनका शासन काल चलता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। तीसरा वंश इसमें तुगलक वंश है, जिनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक चलता है। और चौथा वंश है सैयद वंश, जिनका शासनकाल 1414 से लेकर 1451 तक। और सबसे अंतिम लोधी वंश है, जिनका शासनकाल 1451 से लेकर 1526 में रहता है। यहाँ से मुगल काल की शुरुआत होती है, जो इसका दूसरा भाग है। मुगल साम्राज्य को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ये 1526 से लेकर 1857 तक इनका शासनकाल ऑफिशियली रूप से रहता है। ऐसे ये मुगल साम्राज्य को इनके शासकों के महत्व के आधार पर हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला बाबर से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक इसका उत्थान का पीरियड था, तो ये इसका उत्थान वाला पीरियड है। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में मराठों से लड़ते हुए अहमदनगर में हो जाती है। उसके बाद से जो शासक आते हैं वो शासक बहुत बहादुर नहीं रहते हैं और कोर्ट की राजनीति के चलते उनमें विभाजन होता रहता है। तो वो आया राम गया राम की तरह रहते हैं। तो उसमें उस काल को हम लोग उत्तरोत्तर मुगल काल कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है मुअज्जम, जो बहादुर शाह की उपाधि से शासन करने की शुरुआत करते हैं। और इसके अंतिम बादशाह होते हैं बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर नाम से शायरी लिखते थे, इसलिए इनको कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये अंतिम मुगल बादशाह थे। 1857 का जो अंग्रेजों के समय विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नेतृत्व करने के चलते इनको अंग्रेजों ने जब विद्रोह को दबा दिया तो इनको गिरफ्तार किया और इनके बेटों को फांसी दे दी गई। और इनको आज का जो म्यांमार बर्मा है वहाँ रंगून में निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर ही रहे। और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये मुगल पीरियड होता है। इस मुगल पीरियड में बाबर के बाद हुमायूं आते थे। हुमायूं में क्या होता है कि हुमायूं को शेर शाह सूरी हरा कर बाहर ईरान भगा देता है और अपने वंश की स्थापना करता है सुर वंश की, जिसको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। और सुर वंश का इतिहास में सबसे ज़्यादा इनका शेर शाह सूरी होता है। और ये अपना मकबरा बनवाते हैं बिहार के, जो आज रोहतास जिला है उसमें सासाराम में मकबरा बनवाते हैं, जो बाहर से तो इस्लामिक आर्किटेक्चर का है लेकिन भीतर से हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव उस पर दिखता है। इन्होंने व्यापार के लिए काफ़ी काम किया था। और इन दोनों पीरियडों के बीच में एक पीरियड शुरुआत होता है सूफी और भक्ति मूवमेंट चलता है। सूफी और भक्ति मूवमेंट, जिसमें हम देखेंगे समाज में किस तरह परिवर्तन आता है और ये समाज में इनका क्या योगदान था। इसमें से कुछ सूफी जो होते हैं वो बादशाहों की तरफ से काम करते हैं और कुछ सूफी जो होते हैं वो एकदम बादशाहों का पूरा विरोध करते हैं। यानी यहाँ भी दो कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। ये समाज में किस तरह एक एकता को बढ़ावा देने के लिए ये लोग काम करते हैं, तो उसको हम सूफी और भक्ति आंदोलन के नाम से हम पढ़ेंगे। और जब भी केंद्र की सरकार कमजोर पड़ती है तो भारतीय उपमहाद्वीप चूँकि बहुत बड़ा है तो इसमें हमेशा अलग अलग राज्य बनते रहते। जैसे बंगाल, जब भी दिल्ली या आगरा से जब शासन चलता था, जब ये कमज़ोर हो जाता था तो अपने लिए अपना राज्य बना लेते थे। जैसे बंगाल हो गया, अवध का हो गया, हैदराबाद हो गया, विजयनगर। और गुजरात में राजपूत हमेशा अपने स्वराज के लिए लड़ते रहते थे। इसमें दो राज्य सबसे बड़े होते हैं, दो साम्राज्य एक्चुअली साउथ इंडिया में शासन करते हैं। एक बहमनी साम्राज्य है और एक विजयनगर साम्राज्य है। इनमें भी बहुत सारे वंश आते हैं, जो आगे की वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि बहमनी साम्राज्य में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आते हैं। इसमें संगम तालु वंशों ने शासन किया। ये साउथ इंडिया में दो मेजर रहते हैं, जो दोनों साम्राज्यों के बीच में ये अपना शासन करते रहते हैं। और बाद में बहमनी साम्राज्य को मुगलों ने खत्म करके अपने राज्य में मिला लिया। और हम देखते हैं कि जो मध्यकाल शुरू होता है, मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल होता है। यानी पूर्व मध्यकाल जो चलता है वो 800 AD से लेकर 1200 AD में रहता है। इसमें होता क्या है कि पूरा साउथ इंडिया
पूरा साउथ एशिया जो है इसमें छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ जाता है, यानी राजनीति विकेंद्रीकरण की देखते हैं। बहुत से छोटे राजवंश बनते हैं जिससे राजनीति एकता ना होने के कारण बाहर से आक्रमणकारी आते हैं और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। तो इस तरह हम दिल्ली सल्तनत और मुगल और बीच में सूफी भक्ति मूवमेंट, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, शेर शाह सूरी का साम्राज्य पढ़ते हुए पूरा मध्यकालीन भारत का ये सिलेबस से शॉर्ट में है। आगे एक वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कैसे चलेगा, लेकिन ओवरऑल हमको इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। और इसके साथ ही साथ ये जो दो कल्चर आता है कि शासक वर्ग दूसरा आ जाता है, तो अपने साथ जो इस्लाम आता है, हिंदुइज्म, दोनों के मिलने से कंपोजिट कल्चर कैसे बनता है, आर्ट स्थापत्य कला का विकास होता है, लिटरेचर का विकास होता है, एक आप कह सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब का विकास होता है पूरा ये 1000 सालों में। और उसमें स्थापत्य कला, संगीत का, और जो दोनों भाषाओं में जो खासकर संस्कृत है और फिर अरबी के बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेट भी होता है। तो पूरा एक काल एक तरह से आप देखिए तो बहुत उतार चढ़ाव वाला भी एक काल रहता है। और पूरा साउथ एशिया को हम इस तरह हम समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।